तो हम लोगों ने क्या करा था, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के डिफरेंस के बारे में बात कर ली थी। अब फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्नर्स जी ने जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक फॉर्मूले का रूप दिया है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसको आप बोल सकते हो, उसको एक फॉर्मूले का रूप दिया है। तो उसके अंदर चीज़ों का क्या क्या मतलब है, अब हम वो चीज़ें जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, सबसे ए पार्ट जो आप जानोगे, दैट मीन टॉपिक का नाम है आज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भाई हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली टर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए डेफिनेशन लिखने से बढ़िया है चीज़ों को समझा जाए, क्योंकि डेफिनेशन तो पेपर में आनी नहीं है और ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के पेपर में दिया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आया भी तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओ या टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में बताओ। पर फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा सारी बातें समझते हुए चलेंगे। तो देखिए भाई एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, FeCN6 अभार K4, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स वर प्लेस्ड, या आयंस भी बोलते हैं ना, आयंस भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, सारे के सारे मेटल हो गया, लोन पेयर डोनर हो गया, उन सबको आप यहीं बिठाओगे। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। अब क्योंकि मैं उनको बोल सकता हूँ व्हेन सारे के सारे एलिमेंट्स बोल रहा हूँ मैं, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो उनको भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। दैट पर्टिकुलर नेम इज नथिंग एल्स दैट इज योर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है ना। कोई टीचर इसको एंटिटी भी बोल सकता है, जो भी आपका टीचर जैसे प्रोनाउंसिएट करता हो उसके हिसाब से चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल दो, एंटाइटी बोल दो या एंटिटीज बोल दो, ठीक है ना। दोनों आपके पास अलग अलग बुक में दिया हुआ है, किस में एंटिटीज लिखा हुआ है और कहीं पर डिफाइन करते हुए एंटिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी या एंटाइटीज जो भी है उसके अंदर क्या होता है, जब आपका स्क्वायर ब्रैकेट अंदर से पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ FeCN6, तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या हो गई, मेरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई। क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ CONH3 होल थ्राइस Cl3, तो अंदर लिखी हुई हर एक चीज़ दोबारा से क्या हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से अंतर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर सारी की सारी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज लिखी जाती है। फर्क समझ में आया डेफिनेशन में। तो इसीलिए अब मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूँ, अ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स, तो अब भी लिख सकता हूँ इन विच कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर रिटन। ये वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर आप जितनी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या एंटिटीज जो आपके पास होती है वो सारी की सारी लिखते हो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अंदर लिखे हुए हर एक चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत। अब इस लिखे हुए चीज़ों के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आपके पास सेंट्रल एटम। क्या होती है आपके पास, सेंट्रल एटम। हो सकता है आपके स्कूलों में टीचर इसको सेंट्रल मेटल एटम नाम से भी पढ़ा दे, सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज CMA। क्यों, देखो होता ये है क्योंकि हमारे पास जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट जिसको आप सेंट्रल एटम कह रहे हो वो होता ही मेटल है। तो जब वो होता ही मेटल है तो उसको मेटल का दर्जा देके ही रिप्रेजेंट करें ना, तो इसलिए उसका नाम लिख देते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज CMA, जो आपके पास कहाँ मिलता है, आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का सबसे पहला मेंबर। आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का सबसे पहला मेंबर हमेशा कौन होता है, सेंट्रल एटम होता है। कौन होता है, सेंट्रल एटम। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे NiCO होल 4, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मेरा सेंट्रल एटम कौन है, ये निकल मेरा कौन है, सेंट्रल मेटल एटम बोल दो या सेंट्रल एटम बोल दो। आई बात समझ में नहीं आई,
कोई दिक्कत। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एग्जाम्पल की, तो CONH3 6Cl3 के अंदर मेरा सेंट्रल एटम कौन है? जो ये बैठा हुआ है ये मेरा है सेंट्रल मेटल एटम। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत। अब तुम एक बार बताओ, क्या हमने यही देखा था कि सेंट्रल मेटल एटम को ही लोन पेयर ऑफर किए जाते हैं? भाई लोन पेयर तो इसे ऑफर करते हैं, दैट मीन कि लोन पेयर क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें पता है दैट सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट्स लोन पेयर। वो क्या एक्सेप्ट करता है बच्चे? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो चीज लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, सो अकॉर्डिंग टू लुईस वो क्या होती है? लुईस एसिड होती है। तो इसका मतलब यह है सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स एज लुईस एसिड। एसिड नहीं बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे, क्योंकि एसिड की बहुत सारी कंडीशंस होती है। ब्रॉन्स्टेड की अलग होगी, अरेनियस की अलग होगी, लुईस की अलग होगी। तो इसीलिए आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि आप लोन पेयर के बेसिस में बात कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग इट लुईस एसिड। आई बात समझ में? अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर लेता हुआ दिख रहा है तो ये लुईस एसिड है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल मेटल एटम ना पूछ के बताए, एक कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछ लेगा बताओ इसमें से लुईस एसिड कौन है। अब जिसने बेसिक पढ़ा होगा वही बता पाएगा लुईस एसिड कौन है, वरना सामने वाले को तो पता भी नहीं लगेगा कि लुईस एसिड आया कब इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट को रिलेट किया गया है। समझ में आई बात? अब उसके बाद जो यहाँ वाला मेंबर है ये कौन है फिर? तो इस वाले मेंबर को चेक करने के लिए हमें बोला गया कि हमारे पास इस मेंबर को हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है ना? कोई टीचर आपको लाइगेंड्स बोलता हुआ भी दिखेगा, तो जो आपके टीचर प्रोनाउंसिएट करते हो आप उसको उस हिसाब से समझ लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली इसकी बात समझनी और जाननी ज़रूरी है। ठीक है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स लाइगेंड्स ही बोलेंगे इसे, तो आप चाहे तो लाइगेंड्स बोल के पढ़ लो या लिगेंड्स बोल के पढ़ लो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है? अब बेसिकली ये होते कौन हैं? ये वो लोग हैं जो सेंट्रल एटम के बाद नजर आते हैं, जो हमेशा सेंट्रल एटम के बाद नजर आते हैं, जिनको आप कह रहे थे सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करने वाले लोग। तो बेसिकली लिगेंड्स कौन है? दे आर लोन पेयर डोनर। ठीक है ना? विच डोनेट्स लोन पेयर डायरेक्टली टू सेंट्रल एटम। किसे देते हैं इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली? सेंट्रल एटम को। मतलब घुमा फिरा के कोई बात नहीं, लोन पेयर देंगे तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि इसको लोन पेयर दे दिया उससे वो एक्टिवेट होगा फिर वो आगे काम करेगा, नहीं। सीधी बातचीत किससे? सेंट्रल एटम से, कि भैया मेरे पास लोन पेयर है, आप लेते हो तो बताओ वरना रहने दो, बात खत्म, बीच में कोई नहीं। तो इसलिए लिखा गया है स्पेशली आप लोगों के लिए डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मैं आगे जाके जब आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वहाँ पे इस डायरेक्टली शब्द का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? क्योंकि डायरेक्टली ही जो काम करेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर के अंदर आ सकता है, जो डायरेक्टली काम नहीं करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे पास क्या हुआ? दे आर बेसिकली अ लोन पेयर डोनर, और वो भी डोनेट किस प्रकार से करते हैं लोन पेयर? डायरेक्टली टू सेंट्रल एटम, और यू कैन से सेंट्रल मेटल एटम। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत। अब क्योंकि एज दे आर लोन पेयर डोनर, एज दे आर लोन पेयर डोनर, एज दे आर लोन पेयर डोनर, दे बिहेव एज, ये कैसे बिहेव करेंगे? लुईस बेस की तरह। ठीक है ना? दे बिहेव एज लुईस बेस। समझ में आई बात या नहीं आई? अब लाइगेंड का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब आपके पास लाइगेंड्स बहुत तरीके के होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक हो गए, आपके न्यूट्रल हो गए, आपके एम्बिडेंटेट हो गए, ठीक है ना, मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट जिसको आप लोग यूनिडेंटेट भी आपकी किताबों में लिखा हुआ है काफ़ी, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से दे रखा है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, विच इज कॉमनली नोन एज पॉलीडेंटेट। तो बहुत प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग लिगेंड्स से करेंगे एक अलग सा सेपरेट टॉपिक के तौर पे इसको पढ़ते हुए चलेंगे, पर फिलहाल अभी सारे टर्मिनोलॉजीज कवर कर लेते हैं। तो लिगेंड्स यहाँ तक के सफिशिएंट था कि ये वो लोग हैं जो हमारे सेंट्रल एटम को लोन पे डायरेक्टली डोनेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास अगर NiCl4 की पावर -2 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट बैठा हुआ है ये तो है मेरा सेंट्रल मेटल एटम, जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये जो बाद में बैठा हुआ है ये है मेरा लिगेंड, जो किसकी तरह काम कर रहा है? लुईस बेस की तरह, बिकॉज दे आर लोन पेयर डोनर। आई बात समझ में?
अब ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि लिगेंड सिर्फ एक हो सकते हैं, लिगेंड आपके पास कितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर सेंट्रल एटम आपके पास फिलहाल के लिए एक ही होगा, क्योंकि आपने ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पढ़े और आपके एनसीईआरटी में भी कोर्स में नहीं है ब्रिजिंग एलिमेंट्स के बारे में। ब्रिजिंग के अंदर आप एक से ज़्यादा मेटल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं ब्रिजिंग का, वो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है NiH2O होल 4 COH2O होल 4 ब्रैकेट के बाहर Cl3, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसमें क्या हुआ, लिगेंड जो है ये लिगेंड है, इसने कोबाल्ट की मदद करी है और इसने निकल की मदद करी है। पर क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि हम जो सेंट्रल एटम यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए वो सिर्फ एक ही होगा। अब बाकी लिगेंड जो है आप कितने भी प्रकार के इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी ऑफ वन टाइप, इट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़े तो इसके बाद आता है हमारे पास ई पार्ट, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहीं से मैं आप लोगों को एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, दैट इज योर EAN, ठीक है ना। मुझे नहीं पता आपके स्कूलों में ये बात पढ़ाई गई या नहीं पढ़ाई गई है, दैट EAN इज नथिंग एल्स, दैट इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। पता तो लगे भाई, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इतनी बातें कर ली, ठीक है ना। इतनी बातें करने के बाद कभी सोचा कि भाई सामने वाले ने अगर लोन पेयर लिए है तो वो लोन पेयर लेने के बाद देने की बात क्यों नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना कहीं तो उसको स्टेबिलिटी मिली होगी उन लोन पेयरों से। और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई लोन पेयर बराबर ले रहा है, कोई 4 लोन पे लेके मानेगा, कोई 2 लोन पे लेके मान जाएगा, कोई 6 लोन पे लेके मानेगा। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। वो लॉजिक कौन समझाता है आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो टॉपिक आता है वो समझाता है। बिकॉज उसके अंदर आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आप जब लोन पेयर देते हो तो लोन पेयर देने पे और इनके इलेक्ट्रॉन निकालने पे ही ये इन जनरल एक नोबल गैस बन जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आती है एक नोबल गैस वाली, और हर एक एलिमेंट क्या बनने के लिए भाग रहा है, नोबल गैस जैसा बनने के लिए भाग रहा है। इसीलिए आप लोग क्या करते हो, जब इसको पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब कि इतना सारा तामझाम करने के बाद एक जो अब इनको नंबर मिल रहा है वो तो एक नोबल गैस जैसा है। इसीलिए इतनी माथापच्ची कर रहे थे, जिसमें लोन पेयर भी ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन छोड़ भी रहे थे, ये सब कर रहे थे। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं तक। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाद में लेके आएंगे एज, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर मैं बुकिश डेफिनेशन की बोलूं तो बेसिकली बुक की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप, ठीक है ना, डायरेक्टली डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। तो उसने बोला जो आपके पास डोनर ग्रुप होते हैं, डोनर ग्रुप मतलब भाई आपके पास पूरे ग्रुप के अंदर कोई ना कोई बंदा डोनर तो होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा डोनर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं CH2NH2 इस पे लोन पेयर है, तो भाई ये डोनर थोड़ी ना है, डोनर तो इस ग्रुप का ये हुआ ना। आ रही बात समझ में। तो इसलिए उसने लिखा हुआ है अपने शब्दों में डोनर ग्रुप, मतलब हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोन पेयर दे रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब वो डोनर ग्रुप लोन पेयर डोनेट करेगा, कैसे, डायरेक्टली किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, तो जितना उसका नंबर होगा वही नंबर क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल C कैपिटल N। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आप चाहे तो C नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा वहाँ पे। आगे बात समझ में। पर मैं आपको बोलता हूँ कि आप यार डेफिनेशन छोड़ के जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। तो द नंबर ऑफ लोन पेयर donated, the number of lone pair donated directly to central metal atom is known as coordination number। बात खत्म। मैं कोई ग्रुप, मैं कोई डोनर, मैं कुछ नहीं गिनने के कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप ये देख लेना कि आपके पास कितने लोन पेयर उसको डायरेक्टली दिए गए हैं। जितने लोन पेयर दिए जाएंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्योंकि होता यह है कि इस पॉइंट से आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज़ देखो, मान लो मेरे पास ये वाला ग्रुप है CH2NH2 विद अ लोन पेयर, CH2NH2 विद अ लोन पेयर। तो इस एक कंपाउंड के अंदर ये भी लोन पेयर दे रहा है और ये भी लोन पेयर दे रहा है। तो एक बारी में कितने डोनर ग्रुप हैं यहाँ पे, 2, ठीक है ना। 2 डोनर ग्रुप है तो मतलब 2 लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 2 हो गया। ये था ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से। 2 डोनर ग्रुप आपने ढूंढे, उन्होंने लोन पेयर दिए, डायरेक्टली दिए, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहे हैं। पर मेरी वाली डेफिनेशन के हिसाब से आप लोन पेयर गिनो, इस पूरे कंपाउंड ने इन जनरल कितने लोन पेयर दिए, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। सिंपल सी बात है भाई। डोनर एटम आप स्ट्रक्चर खोल के थोड़ी ना गिनोगे,
ठीक है ना। वो डेफिनेशन तब काम आती है जब आपको स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत पड़ती। इतने स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, जितने हैं उतने आपको याद हो जाएंगे। तो सीधा सीधा लोन पेयर याद रखो ना कि ये इतने लोन पेयर देता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये इतने लोन पेयर देता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत? अब तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या देखा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने लोन पेयर आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने बोला NiCO होल 4, ठीक है ना। अब CO जो कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, इनके नाम बदल जाते हैं यहाँ पे क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये एक बारी में एक लोन पेयर देता है। तो 4 कार्बोनाइल ग्रुप कितने लोन पेयर दे रहे होंगे? 4, और चारों किसको दे रहे होंगे? सेंट्रल एटम को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया इसका CN नंबर? 4 हो गया। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं आपके पास कि मेरे पास है CO C2 होल 4 होल थ्राइस, ठीक है ना, और आप लगा दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 3 चार्ज, ठीक है। CO C2O4 होल थ्राइस माइनस का 3 चार्ज मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब एक बार बताओ, C2O4 जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये एक बारी में 2 लोन पेयर देता है। C2O4 विच इज कॉमनली नोन एज ऑक्जेलेटो, ठीक है ना, ऑक्जेलेट आयन है आपका। तो ये एक बारी में 2 लोन पेयर देता है। तो 2 लोन पेयर देता है, पर है कितने ये लोग? 3। तो टोटल कितने लोन पेयर गिफ्ट कर रहा है? 6। तो 6 लोन पेयर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6 हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है। पर एक्चुअल में ये तो बात रटने वाली हो गई। मेन बात तो ये है समझने वाली कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर खुद से क्या होता है। जो हम ये निकाल रहे हैं, डायरेक्टली टच है तो निकल रहा है, नहीं है टच तो नहीं निकल रहा है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि आपसे डायरेक्टली कितनी चीज़ें या कितनी स्पीशीज अटैच्ड है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपका भी निकाल सकता हूँ अभी। जैसे मान लो भाई अपेक्षा है, अपेक्षा के बगल में कौन बैठा है? आर्या बैठी हुई है और सलोनी बैठी हुई है। अब क्योंकि वो दोनों चिपक के बैठे हुए हैं, साथ में ही हैं, तो टच कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग अपेक्षा से टच हो रखे हैं। अब 2 लोग अपेक्षा से टच हो रहे हैं तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। पर अगर मैं बात करूंगा सलोनी की, तो सलोनी की सिर्फ एक साइड में अपेक्षा टच हो रही है, पर दूसरी साइड में कोई नहीं बैठा। तो सलोनी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। उसमें आर्या को नहीं गिना जाएगा क्योंकि आर्या उससे एक और दूर है। तो डायरेक्टली जो चीज़ अटैच्ड होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर खासकर कब काम आते हैं? जब आप सॉलिड्स की पढ़ाई करते हो। क्यों? देखो, ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये तो पढ़ा ना बचपन में, टाइटली पैक्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के टाइटली पैक्ड होने की क्या करते हैं, जब चेक करते हैं कि वो कितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा और किस हिसाब से पैक्ड होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। मान लो मैंने बोला कि ये वाला स्क्वायर है, आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो क्योंकि बीच में है, इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने घेरा होगा। तो देखो, एक तो ये टच है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ये टच है यहाँ पे, एक ये टच है यहाँ पे, और एक ये टच है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये टच है तो इसको क्या करेगा? स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, ठीक है ना। इसीलिए जब आप करते थे सॉलिड में, इसको बोलते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। क्या बोलते थे हम लोग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये पैकिंग है, सॉलिड किस हिसाब से पैक्ड है? एक स्क्वायर के रूप में। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसमें? 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया इसका? 4 हो गया। तो बेसिकली ये हम लोग सॉलिड्स के लिए पढ़ते थे कि कौन कितना टाइटली पैक्ड है। किसी किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आता है, 3D में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी आता है। तो अब तुम सोचो 12 जगह से पैक्ड है, एक पार्टिकल 12 जगह से घिरा हुआ है, तो वो कितना टाइटली पैक्ड होगा। तो ये सॉलिड्स के लिए पढ़ा जाता था कोऑर्डिनेशन नंबर, उनकी पैकिंग जानने के लिए। बस वही पैकिंग जानने के लिए हमने यहाँ पे भी इसको पढ़ लिया कि लगे हाथे बता दो कि भाई कितने लोन पेयर ने घेर रखा है, जितने लोन पेयर घेर रहे डायरेक्टली, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। आई बात समझ में? अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद उन्होंने बोला, इसके बाद आता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है इनका? ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो उसने बोला देखो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ नहीं है, जो आपका मेटल आप इस्तेमाल कर रहे हो, यू नो दैट आप जो मेटल इस्तेमाल कर रहे हो वो कहाँ का है? डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ, जो सेंट्रल मेटल आप लोग यूज करते हो वो मेजरली कहाँ के होते हैं? मेजरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ के होते हैं वो? आपके डी ब्लॉक के होते हैं। और इतना आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं बच्चे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो आपको उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उस वक्त उसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट काम में आ रहा है। तो सिंपल लॉजिक क्या लिखा हुआ है? दैट व्हेन ऑल दी अटैच्ड स्पीशीज, स्पीशीज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयन सब कवर हो जाएंगे। व्हेन ऑल दी अटैच्ड स्पीशीज इज रिमूव्ड
is removed from central atom, then the charge on them shows their oxidation state। उसने क्या बोला कि आपका जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हर एक एलिमेंट को हटा दो, उसको हटाने के बाद जो उस सेंट्रल एटम पे चार्ज आएगा वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना। एंड दैट ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी रिप्रेजेंट इन रोमन न्यूमरल। किस फॉर्म में लिखोगे आप लोग उसे? रोमन न्यूमरल में, मतलब रोमन फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। आफ्टर मेटल, कब? हमेशा मेटल के बाद। कब लिखोगे? हमेशा मेटल के बाद। समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट? अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसने क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट ये वो नंबर है जो सामने वाले एलिमेंट से जुड़ी हुई हर एक स्पीशीज को हटने के बाद आएगा, और वो आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? हर बार मेटल के बाद ही लिखना है, चाहे नाम लिख रहे हो तब भी, चाहे फॉर्मूला लिख रहे हो, समझा रहे हो किसी को तब भी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास दिया हुआ है K4FeCN6, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है मेरा? आयरन, और आयरन का मुझे क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखिए शुरुआत किससे हो रही है? पोटेशियम से। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है एज इट इज ग्रुप 1 एलिमेंट। तो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और कितने पोटेशियम है? 4, तो ये हो जाएगा 4। आयरन कितना हो गया? X, और साइनाइड का चार्ज होता है -1, तो कितना हो गया बच्चे के? -6 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गई। कितनी आ गई? +2। तो ये +2 आई है आयरन की वैल्यू, ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी को बताने के लिए? Fe(2), क्या करेंगे? Fe(2), दैट मीन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। जब नाम लिखूंगा तब इसका नाम अलग चलेगा, आयरन 2 भी हो सकता है, फेरेट 2 भी हो सकता है, वो आपको आगे जाके जानने को मिलेगा। बट क्या बोला उसने कि सामने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जब उससे जुड़े हुए हर एक चीज़ों को, चाहे वो प्राइमरी वैलेंसी वाला हो चाहे वो सेकेंडरी वैलेंसी वाला हो, उसको रिमूव कर दोगे। रिमूव करने पे जो चार्ज आएगा दैट पर्टिकुलर चार्ज इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हमेशा मेटल के नाम के बाद दिखाई जाती है इन रोमन न्यूमरल। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपके पास बेसिक बातें तो थोड़ी खत्म हो गई है, 2-4 बातें और रह गई है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बोर्ड रब करना है, ठीक है ना? नहीं, Fe के बाद, यहाँ पे नहीं, फॉर्मूले के दौरान नहीं लिखेंगे। जब आप इसका नॉर्मल डबल सॉल्ट वाला फॉर्मूला लिख रहे होंगे उस वक्त आप यहाँ पे लिख सकते हो Fe2 करके। जब आप इसकी IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे नॉमेनक्लेचर, तब भी आप उसका नाम लिख के उसके ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हो। बीच में नहीं डालना फॉर्मूले के, ठीक है ना। बाद में जब किसी को समझाना है तब उस पर दे सकते हो कि आयरन यहाँ पे अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब किसी ने पूछा आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप ये नहीं बोलोगे Fe+2 में, आपको लिखने का तरीका होगा आयरन जो है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। बताओ आई बात समझ में? नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जितना इतना पढ़ा समझ में आ गया, इसको रब कर दें। फिर आगे रह गया हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन रह गया, अभी एक रह गया हमारे पास आपका काउंटर आयंस, और आपके पास बचा है 2 होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। आपके जनरल टर्मिनोलॉजीज या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है भाई। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। फिर चलिए, अब हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ योर F तक हम लोग पहुँच गए थे, G पॉइंट, दैट इज़ योर काउंटर आयन। दिस इज योर काउंटर आयन। नाउ व्हाट इज दैट काउंटर आयन? तो जब आप इसको बुक्स में पढ़ोगे, साइड बुक में पढ़ोगे, तो काउंटर आयन को बीच में एक लाइन में ही डिस्क्लोज कर दिया है, और अगर आप NCERT में पढ़ोगे उसमें भी बीच में ही समझा दिया उसने, हल्का फुल्का था कि होता क्या है। काउंटर आयन और कुछ नहीं, ये वो स्पीशी है जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर को एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। मान लो मेरे पास FeCN6 की पावर -4 था, तो आप देख सकते हो इस वक्त ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर -4 का चार्ज है। अगर मैं अपनी तरफ से इसको कोई स्पीशी लाके +4 का चार्ज दे दूं तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो मैं +4 का चार्ज देते हुए यहाँ पे मैंने दिया पोटेशियम 4, तो यहाँ से चार्ज गायब हो गया क्योंकि यहाँ से +4 जा चुका है, तो ये कंपाउंड बन गया न्यूट्रल इस वक्त। तो ये जो बाहर स्पीशी बैठती है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काउंटर आयन, जो सामने से काउंटर करके सामने वाली स्पीशी को न्यूट्रलाइज की तरफ ले जाती है, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जा रही है। आई पास में आपने पढ़ा ना काउंटर अटैक, ठीक है ना। दैट मीन बदले में वार क्यों नहीं किया? बदले में तो बदला इन सेंस कि यहाँ पे भी अगर आपके पास चार्ज है तो आप बदले में चार्ज देके आए नहीं आए। काउंटर आयन मतलब बदले में देके आए चार्ज, तो जब आप बदले में चार्ज देके आओगे तो सामने वाली स्पीशी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका काउंटर आयन है। और इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काउंटर आयन कौन है? आपका क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन क्या आपका यहाँ पे काउंटर आयन है। बताओ भाई, आई बात समझ में नहीं आई? तो काउंटर आयन कौन होते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बैठी हुई स्पीशीज को हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। द स्पीशीज आउटसाइड
द कोऑर्डिनेशन स्फीयर outside the coordination sphere are called counter ions, वो स्पीशीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बैठती है उनको आप लोग क्या बोलते हो, काउंटर आयंस बोलते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, आगे बात समझ में। अब H पॉइंट जो आता है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। किसी किसी बुक में इसको पॉलीहेड्रा भी लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, और कुछ भी नहीं है। अब हुआ ये कि सिंपल सी बात है, जब सामने वाले से आप लोन पे ले रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा ले रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा लेने पे आपके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो होगी। समझ में आ रही है बात? भाई आपने किसी से कोई चीज़ ली है तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा। तो संभालने के लिए अकॉर्डिंग टू VSEPR दैट योर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, वो क्या कहती है कि चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पे रखो सो दैट वो मिनिमम रिपल्शन फील करे, ठीक है ना, और उसके लिए फॉलो करनी पड़ती है ज्योमेट्री। तो इसी प्रकार से आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, दे अरेंज, ठीक है ना, या दे एक्वायर स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब होता है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग इस 3D में, इस दुनिया में अकॉर्डिंगली बैठ जाना, सो दैट आपको स्टेबिलिटी प्रदान की जाए, ठीक है ना। मैं आपको घर जाके आपका बेड दे दूं, आप बेड में किस प्रकार से सो रहे हैं वो आपका स्पेटियल अरेंजमेंट है, क्योंकि आपको एक जगह मिल गई है जहां पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लेटोगे। समझ में आ रही है बात? तो उस हिसाब से ही स्पेटियल अरेंजमेंट, जहाँ पे उनको मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी फील होती है, उस अरेंजमेंट को इनका स्पेटियल अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि इन जनरल बेसिकली हम लोग किस नाम से जानते हैं, ज्योमेट्री नाम से जानते हैं। आ रही है बात समझ में? तो कौन कौन से अरेंजमेंट यूजुअली देखे गए हैं, क्वेश्चन जब करोगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे अलग भी, पर यूजुअली ज़्यादातर जो देखे जाते हैं एनसीईआरटी ने बना के दिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो एनसीईआरटी बोलती है आपको जो सबसे कॉमनली दिखेगा वो है आपका स्क्वायर प्लेनर। कौन सा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, जिसमें M का मतलब हो गया मेटल, L का मतलब क्या हो गया, लिगेंड। आपको देखने को जो मिलेगा वो है आपका टेट्राहेड्रल। कौन सा? टेट्राहेड्रल। आपको जो देखने को मिलेगा चलो ऐसे करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना, चलो ये लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो 5 के आपको मिलेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कौन सा मिलेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। 6 है तो 6 के लिए मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। आई बात समझ में नहीं आई? 5 के लिए एक ज्योमेट्री और है हमारे पास, दैट इज योर, अगर ये मेटल है तो 1 2 3 4 और 1 5, दिस इज योर स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी है ये? स्क्वायर पिरामिडल। आई बात समझ में नहीं आई? तो ऐसे ही आपके पास मल्टीपल ज्योमेट्रीज है जहाँ पे आपके पास चीज़ें क्या कर सकती है, अपने आप को अलाइन कर सकती है, सो दैट टू फील मिनिमम रिपल्शन एंड टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मतलब वो अपने आप को इस दुनिया में ऐसे ही हवा में लेके नहीं आ रहे हैं। आप लोन पेयर दे रहे हो तो आपसे समझौता बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है कि भैया इस हिसाब से बैठना पड़ेगा सो दैट मुझे स्टेबिलिटी अच्छी मिले, और उस स्टेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग, उसको प्रॉपर ज्योमेट्री मिल सके। समझ में आई बात? एंड योर लास्ट टॉपिक नाउ इज दैट इज योर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ABCDFG H के बाद आता है दैट इज योर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एज द नेम सजेस्ट, होमो का मतलब क्या होता है बच्चे? सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? डिफरेंट। तो होता यह है कि मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है NO, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम, NiCl4-2, NiCN4-2, FeCN6K4, और मैंने लिया CONH3 मैंने ले लिया CONH3 लेते हैं, 5BrSO4। तो देखो यहां पे कितने लिगेंड है अंदर? 4।
कितने लिगेंड है? 4। कितने टाइप के हैं? ओनली 1। यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड है? ओनली 1। यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड है? ओनली 1। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उनको ही हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो कितने लिगेंड है टाइप के? 2। कितने टाइप के लिगेंड है यहाँ पे? 2। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी यहाँ पे नहीं था। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? तो होमोलेप्टिक मतलब कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है ना? वन लिगेंड मत बोलना, वन टाइप ऑफ लिगेंड, और इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस तरीके से आपके पास सारी की सारी जनरल बातें खत्म हो गई है। तो इससे हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, दैट इज योर स्क्वायर ब्रैकेट। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज रखी जाती है जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती है, इंक्लूडिंग सेंट्रल मेटल एटम जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, और लोन पेयर डोनर्स जिसको हम लाइगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, जो आपके लुईस बेस की तरह काम करता है। लिगेंड्स के बहुत टाइप होते हैं तो उसका अलग सेपरेट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। लिगेंड्स के बाद हमारे पास देखा जाता है काउंटर आयंस जो कि उन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बैठते हैं सो दैट वो स्टेबिलिटी प्रदान कर सके सामने वाले को न्यूट्रलाइज करके। साथ ही साथ इनके पास अपनी खुद की ज्योमेट्री होती है, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पर्टिकुलर ज्योमेट्री से फॉलो करते हैं सो दैट अपने आप को स्टेबल कर सके और मिनिमम रिपल्शन फील कर सके। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है जो डिसाइड होता है कितने लोन पेयर डायरेक्टली इनको दिए गए या इनसे टच्ड है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाला जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ इनको हम लोग क्या करते हैं? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के रूप में भी देख लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और ऐड कराता हूँ यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको इसके बारे में एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ये है मेरे पास FeCN होल 6 की पावर -4, ये है मेरे पास CONH3 होल 6 की पावर +3, और ये है मेरे पास NiCO होल की पावर 0। अगर आपने देखा हो तो तीनों चीज़ों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। एक में चार्ज ऊपर माइनस का था, एक में चार्ज प्लस का है, एक में चार्ज नहीं है। तो बस आपको हो सकता है कि जब आप कोई और बुक रेफर कर रहे हो, आप साइड बुक पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिल जाए, इसलिए बता रहा हूँ। जिन स्पीशीज़ के ऊपर माइनस चार्ज होता है उनको हम लोग किस में पढ़ते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, मतलब एनायन वाला कॉम्प्लेक्स है। जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा तो हो सकता है बुक में आपको पढ़ाएंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? और जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा उनको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और किसी किसी बुक में इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नाम से भी पढ़ाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज तो एनायनिक, प्लस चार्ज तो कैटायनिक, और कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल या सिंपल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फुल फ्लेज तरीके से खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो अब हम नेक्स्ट कवर जो करेंगे दैट इज योर टाइप्स ऑफ लिगेंड या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है?